हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 12 आवर बिलवेड प्रेसिडेंट। तो ये स्टोरी है हमारे डियर प्रेसिडेंट जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री होते हैं, यानी कि अगर नंबर 1 पर्सन ऑफ द कंट्री पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट का नाम लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम फॉर्मल प्रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, आइडेंटिफाई एंड राइट ईच नेम, चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये कुछ प्रेसिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। नीचे बॉक्स में कुछ नाम दिए गए हैं, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है और इनके साथ इनके नाम लिखने हैं। तो चलिए फोटो नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे हम नंबर 1 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, फिर सेकंड फोटो, आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे इनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन हो गए नंबर 2 पर। फिर ये थर्ड फोटो है, ये भी फेमस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ आ जाएगा नंबर 3। फिर ये फोर्थ फोटो है ज्ञानी जैल सिंह जी की। तो ज्ञानी जैल सिंह जी के नाम पर नंबर 4 आ जाएगा। ये थी मिसेस प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल के सामने नंबर 5 आ गया। और ये थे प्रणब मुखर्जी, तो इनके आगे नंबर 6 आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर पर और जानते हैं इस चैप्टर में क्या स्टोरी है और किस तरीके से प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की लाइफ, उनका बचपन जो है वो बीतता है। लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। This is an excerpt from the autobiography of our 11th President, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam was known as the Missile Man of India, but it is for his simplicity, dedication to work, discipline and nationalism that he will be an inspiration for all future generations. तो ये एक छोटा सा पार्ट लिया है, एक्सेप्ट होता है छोटा सा पार्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी से। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? उनकी जो जीवनी होती है, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में जब वो बुक लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी में से एक छोटा सा चैप्टर लिया है हमने, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे, ठीक है। और पर वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी थे और उससे भी ज़्यादा वो बहुत बड़े देशभक्त भी थे, ठीक है। और इनके बचपन से हमें आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी बताते हैं अपने बारे में कि मैं बॉर्न हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर, ठीक है। और मेरा जन्म हुआ था रामेश्वरम के एक छोटे से टाउन में जो कि पहले मद्रास स्टेट में आता था। माय फादर जैनुलब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. वो बताते हैं कि मेरे पिता, जिनका नाम था जैनुल्लाबुद्दीन, और वो जो थे उनके पास ज़्यादा एजुकेशन तो नहीं थी, ना ही ज़्यादा पैसा था। वेल्थ का मतलब हो गया पैसा, ठीक है। ना तो वो बहुत ज़्यादा रिच थे और ना ही एजुकेटेड थे। पर ये डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी उनके अंदर, मेरे पिता के अंदर विजडम और जनरोसिटी कूट कूट करके भरी हुई थी। यानी कि उनके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा सज्जन पुरुष थे, ठीक है, और उदारता की मूरत थे वो मेनली, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आशी अम्मा। तो बताते हैं कि मेरे जो फादर थे उनके पास एक हेल्पमेट थी जो कि मेरी माँ थी। हेल्पमेट क्या होती हैं? जो उनकी मदद करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वो बताते हैं कि मेरे फादर के पास एक हेल्पमेट थी जो कि मेरी माँ थी और उनका नाम आशी अम्मा था। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. वो बताते हैं
कि जितना मैं याद कर पाता हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊँगा कि कितने लोगों को वो रोज़ खाना खिलाती थीं, पर वो काफ़ी ज़्यादा होते थे, ठीक है, यानी कि वो बाहरी व्यक्तियों को भी खाना खिलाती थीं, ठीक है। और जबकि उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स जो थे, कोई कोई तो खाना खा भी नहीं पाता था, पर वो इतनी ज़्यादा उदार थीं कि वो बाकी सबको भी खाना खिलाया करती थीं, ठीक है। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडल कपल। मेरे पेरेंट्स को पूरे उस एरिया में आइडल कपल के नाम से जाने जाते थे। मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे से, जैसे उनके पापा थे वैसे ही उनकी मदर भी थी, और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ एक अच्छी जोड़ी थे, और इसीलिए उन्हें आइडल कपल भी माना जाता था। My mother's lineage was the more distinguished one, of her forebears having been bestowed the title of बहादुर by the British। वो बताते हैं कि जो मेरी मदर की जो लाइनेज थी, लाइनेज का मतलब होता है जो उनके जो पूर्वज थे, ठीक है, उनके जो माता पिता के माता पिता, जो उनके रिश्तेदार मेनली जो हो गए, वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड थे। और वो बताते हैं कि उनमें से एक रिश्तेदार को तो बहादुर का टाइटल भी मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। वो बताते हैं कि मैं भी मेरे माँ बाप के बहुत सारे बच्चे थे, और मैं उनमें से एक था। मेरी हाइट कम थी, शॉर्ट था मैं, पर मेरे लुक्स उनके जैसे ही थे। ऐसा नहीं था कि लुक्स अलग थे, पर मेरे जो माँ बाप थे वो दोनों ही टॉल थे, और बहुत ज़्यादा हैंडसम पेरेंट्स थे मेरे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग पेरेंट्स थे उनके। We lived in our ancestral house which was built in the middle of 19th century। वो बताते हैं कि हम सभी अपने एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों के घर में रहते थे, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी के मध्यकाल में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the mosque street of रामेश्वरम। वो बताते हैं कि वो जो हाउस था उनका, वो मेनली बड़ा था और पक्का घर था। पक्का मतलब जैसे ईंट का, सीमेंट का घर होता है, वैसे ही उनका घर पक्का घर था, ठीक है, लाइमस्टोन और ब्रिक से मिलकर बना था, और उनका घर मॉस्क स्ट्रीट में था, रामेश्वरम में। My austere father used to avoid all initial comforts and luxuries। वो बताते हैं कि मेरे जो फादर थे वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे कि वो किसी भी एडिशनल कंफर्ट और लग्जरीज़ को अवॉइड किया करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। फिर वो बताते हैं कि हालांकि वो हर तरीके के कंफर्ट को तो अवॉइड करते थे, पर उनके घर में बेसिक नेसेसिटीज़ हरदम प्रोवाइड करी जाती थी, जैसे रहना, खाना, कपड़ा, मेडिसिन्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल लाइफ में सबको ज़रूरत होती है, वो सारी ही नेसेसिटीज़ उनके घर में प्रोवाइड करी जाती थी, पर किसी भी तरीके का ऐशो आराम उनके घर में प्रोवाइड नहीं किया जाता था। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। वो कहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा सिक्योर था, चाहे वो मटीरियल, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो इमोशनली हो, यानी कि उनको कोई चीज़ चाहिए होती थी वो भी उन्हें मिल जाती थी, और अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता था उसके लिए उनके पास पेरेंट्स उनके होते ही थे। आई नॉर्मली एट विद माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। वो बताते हैं कि मैं नॉर्मली अपनी मदर के साथ खाना खाता था, और मैं किचन में उनके साथ ज़मीन पर बैठ करके खाना खाया करता था। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी ऑन विच शी देन ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickles and a dollop of fresh coconut चटनी। वो बताती हैं कि मेरी माँ जब मुझे खाना देती थी तो वो बहुत बड़ी सी बनाना लीफ मेरे सामने रखती थी, उसमें बहुत सारा राइस डालती थी, उस राइस के ऊपर एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, ठीक है, तो एरोमेटिक सांबर उसके ऊपर डालती थी, और इसके बाद उस तीखे तीखे अचार रखती थी, ठीक है, शाद का मतलब हो गया तीखा, ठीक है, तो तीखा घर का बना हुआ पिकल यानी अचार रखती थी। इसके अलावा कोकोनट का टुकड़ा और उसकी चटनी मेरे सामने मेरे बनाना लीफ के ऊपर रख दिया करती थी खाना खाने के समय पर। The famous Shiv temple, which made Rameshwaram so sacred to pilgrims, was about a 10-minute walk from our home।
तो जो फेमस शिव मंदिर था, जिसके लिए रामेश्वरम बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते थे, वो मेरे घर के सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मेरे घर से था। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज़ टू लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। वो बताते हैं कि हमारी जो लोकेलिटी थी, यानी हमारा जो एरिया था, वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली का मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में मुस्लिम्स तो रहते ही थे, मतलब मुस्लिम से भरा हुआ इलाका था, पर उस एरिया में कुछ कुछ थोड़े बहुत हिंदू फैमिलीज़ के घर भी थे, और वो सभी आपस में मिलजुल कर यानी फ्रेंडली तरीके से अपने मुस्लिम नेबर्स में रहते थे। The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshman Sastri, was a very close friend of my father. So बताते हैं कि रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट थे, यानी कि मुख्य पुजारी जो थे, जिनका नाम पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री था, वो मेरे फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in his ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स। वो बताते हैं कि मेरे बचपन की एक मोस्ट विविड मेमोरी, विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है बहुत, मतलब उज्ज्वल, जिसको बोलते हैं उज्ज्वल मेमोरी, यानी बहुत उनको मतलब बहुत ब्राइटली वो चीज़ याद है कि उनके बचपन में वो देखते थे कि दो आदमी, यानी उनके फादर और जो रामेश्वरम टेम्पल के जो पुजारी थे, वो दोनों ही अपने ट्रेडिशनल अटायर में, यानी कि मुस्लिम पहनते हैं सर पे टोपी, नॉर्मली कुर्ता पैजामा, है ना, पर जो पंडित होते हैं वो क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं और ऊपर से कपड़ा डालते हैं। तो वो दोनों ही अपने जो ट्रेडिशनल उनके कपड़े थे वो पहन करके स्पिरिचुअल यानी भगवान जी के मैटर्स पे डिस्कशन किया करते थे। When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि मैं क्वेश्चंस पूछने लायक हो गया, तो एक बार मैंने अपने फादर से पूछा कि पूजा करने का क्या महत्व है। माई फादर टोल्ड मी देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर। वो बताते हैं कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि पूजा करना कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा पूजा करने से। रादर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल। वो बताते हैं कि प्रेयर करने से लोगों की जो आत्मा होती है वो मिलती है, ठीक है। When you pray, he said, you transcend your body and become a part of cosmos, which knows no division of wealth, age, caste और क्रीड। वो कहते हैं कि जब तुम पूजा करते हो तो तुम्हारी बॉडी ट्रांसेंड करती है। ट्रांसेंड का मतलब होता है ऊपर उठना, यानी तुम्हारी जो आत्मा है वो ऊपर उठती है और बाकी के ब्रह्मांड, कॉस्मोस क्या हो गए, जो स्टार्स हैं, यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उससे जा कर के मिलती है। और वहाँ पर कोई भी तरीके का है जो डिवीज़न बना दिया है सोसाइटी में कि तुम्हारे पास कितना पैसा है या क्या तुम्हारी उम्र है, क्या किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें प्रेयर करने के बाद मैटर नहीं करती हैं। तो मेनली उनके फादर का ये मानना था कि प्रेयर करने से हमारी बॉडी उच्च लेवल पर पहुंच जाती है, जहाँ पर कोई भी दूसरी चीज़ मायने नहीं रखती है। My father could convey complex spiritual concepts in very simple, down to earth Tamil. वो कहते हैं कि मेरे फादर जो भी बहुत मुश्किल से मुश्किल स्पिरिचुअल यानी भगवान से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में बता दिया करते थे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे, और वो तमिल में तमिल भाषा में उसको वो सारी चीज़ें समझा दिया करते थे। He once told me, when troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी कोई मुसीबत आए तो समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी जो सफरिंग्स हैं उनका क्या महत्व है। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो जो भी तुम्हारे पास एडवर्सिटी आ रही है, यानी जो भी तुम्हें मुसीबतें आ रही हैं, ठीक है, उनके आने की वजह से तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंट्रोस्पेक्शन करने की। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो गया उन चीज़ों पर सोच विचारने का, ठीक है, यानी कि मेनली यहाँ पर वो ये कहना चाहते थे कि
मुसीबतों के आने की वजह से तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तुम्हें मौका मिलता है उस चीज़ को समझने का, उसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचने का। I remember my father starting his day at 4 a.m. by walking down to a small coconut grove of our grove we owned about 4 miles from our home. वो कहते हैं कि मुझे याद है आज भी कि मेरे फादर अपना दिन सुबह के 4 बजे से शुरू करते थे, यानी उनके फादर 4 बजे उठ जाते थे और वो 4 बजे उठ करके उनका जो छोटा सा कोकोनट के पेड़ों का जो खेत था वहाँ वो जाते थे, जो कि उनका खुद का था, उसको वॉक करते हुए जाते थे 4 माइल्स, ठीक है, यानी कि 4 मील दूर था उनका खेत उनके घर से। He would return with a dozen coconuts tied together, thrown over his shoulder, and only then would he have his breakfast. तो वो बताते हैं कि जब वो वापस आते थे लौट करके तो उनकी पीठ पर डजन ऑफ कोकोनट्स होते थे जो कि उनके शोल्डर पर लटके हुए होते थे, और जब वो वहाँ से वापस आते थे तभी वो अपना ब्रेकफास्ट खाया करते थे। This remained his routine even when he was in his late 60s, और यही रूटीन उनका रहा जब तक वो अपने 60s के अंत में भी थे, जब वो अपने 69 उम्र तक भी थे तब भी उनका सेम यही रूटीन हुआ करता था। यहाँ पर APJ कलाम जी के फादर की बात हो रही है कि उनके फादर का रूटीन इतना ज़्यादा पक्का था कि वो उस रूटीन को अपने लेट 60s तक भी मेंटेन कर पाए थे। I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. वो बताते हैं कि इस चीज़ की वजह से जो इन्होंने अपने फादर का देखा वही चीज़ उन्होंने अपने लाइफ में भी ढालने की कोशिश करी, और इसी तरीके से जो उनके फादर का रूटीन था, जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे, उन सभी चीज़ों को APJ अब्दुल कलाम जी ने भी अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में जब वो साइंटिस्ट बन गए। I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure and guide one to one's true place. तो बताते हैं कि मैंने अपने फादर से सीखा कि किस तरीके से जो फंडामेंटल ट्रुथ्स होते हैं वो समझने की कोशिश करें अपने फादर से, और उनसे और जो भी उन्होंने मुझे जीवन में जो भी मुझे सीख दी, ठीक है, उनकी वजह से मुझे समझ में आया कि जो डिवाइन पावर होती है, यानी जो भगवान होते हैं, लॉर्ड होते हैं, वो किसी भी इंसान को अपलिफ्ट कर सकते हैं उनकी कन्फ्यूजन से, ठीक है। वो अगर वो उदास हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई फेलियर से जूझ रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में उनको वो सही गाइडेंस देते हैं। I was about 6 years old when my father embarked on the project of building a wooden sailboat to take pilgrims from Rameshwaram to Dhanushkodi, also called Sethukari, and back. तो बताते हैं कि जब वो 6 साल के थे उस समय उनके फादर ने एक वुडन सेल बोट बनाई, ठीक है, यानी कि उन्होंने शुरू किया ये काम वुडन बोट बनाने वाला, जिसमें वो जो भी श्रद्धालु होते थे, पिलग्रिम्स होते थे, उनको रामेश्वरम से धानुषकोडी तक लेकर के जाते थे। धानुषकोडी का पहले पुराना नाम है सेथुकरई, ठीक है, और वहाँ छोड़ करके आते थे और फिर वहाँ से लेकर के भी वो उन लोगों को आते थे। He worked at building the boat on the seashore with the help of a relative अहमद जलालुद्दीन। वो बताते हैं कि जो उनके फादर थे वो जो सी होती थी, और जो बोट होती थी उसको नदी के किनारे, सी शोर का मतलब हो गया नदी का किनारा, नदी के किनारे पर बैठ करके अपने रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ बैठ करके बनाया करते थे। I watched the boat take shape। तो मैं देखा करता था जब मेरे पिता और उनके रिलेटिव अहमद जलालुद्दीन जब बोट बनाते थे तो मैं बोट बनते हुए देखता था और देखता था कि किस तरीके से जो बोट है वो अपनी शेप लेती है। द वुडन हल एंड बल्क हेड्स वर सीजनड विद द हीट फ्रॉम वुड फायर्स। अभी जो वुडन हल होते थे, यानी कि जो बोट में लगने वाले जो
जो मेनली बोट जो होती थी, ठीक है, और उसके अगल बगल की जो साइड वॉल्स होती थी उनको सबको सीज़न किया जाता था, ठीक है। सीज़न का मतलब होता है उनको हीट प्रोवाइड करी जाती थी, जिससे कि उनके अंदर का वुड का मॉइस्चर उड़ जाता था और वो जो शिप्स जो वो बोट बनाते थे वो बहुत दिनों तक पानी में चलती थी और वो बोट्स ख़राब नहीं होती थी, और लकड़ी में आग जला करके ये जो हीटिंग होती थी वो प्रोवाइड कराई जाती थी। My father was doing good business with the boat when one day a cyclone bringing winds of over 100 miles per hour carried away our boat along with some of the landmass of Sethukarai। वो बताते हैं कि मेरे फादर का जो जो बोट मेकिंग का बिज़नेस था वो बहुत अच्छा चल रहा था, जब एक दिन एक साइक्लोन आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया, विंड्स आई, बारिश हुई, ठीक है, 100 मील पर घंटे की तेज़ी से हवाएं चल रही थी। वो उन हवाओं की वजह से जो हमारी जो बोट थी वो बहुत दूर तक बह करके चली गई पानी में, और सेतुकरई का जो ज़मीन का टुकड़ा था वो भी उस हवा के साथ बह करके चला गया। द पंबन ब्रिज कोलैप्स्ड विद अ ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर्स ऑन इट। तो ये जो पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज एक बहुत फेमस ब्रिज है। अगर आप गूगल पर इसे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत सबसे बड़ा सी ब्रिज था, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो वो भी कोलैप्स कर गया था, ठीक है, यानी वो भी टूट गया था, और उसके ऊपर जो ट्रेन चल रही थी वो भी इसमें टूट के गिर गई थी, और उसके अंदर जो पैसेंजर्स थे वो सभी मर गए थे। Until then I had only seen the beauty of sea, nor its uncontrollable energy came as a now its uncontrollable energy came as a revelation to me। अभी तक वो बताते हैं, अभी तक तो मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती देखी थी, और अब मैं जब ये तूफ़ान आया और इतने लोग मर गए और ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़राब चीज़ें देखी, तब उन्हें समझ में आया कि एनर्जी जो होती है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अब उन्हें वो देखने को अपनी आंखों के सामने मिल गई थी। By the time the boat met its untimely end, Ahmad Jalaluddin had become a close friend of mine despite the difference in our ages। वो बताते हैं कि जब बोट का जो अनटाइमली एंड जो था वो नज़दीक आ गया था, क्योंकि उनकी जो बोट्स थी वो समय से पहले ही बेचारे सब पानी में डूब के सब ख़त्म हो गई थी। जो अहमद जलालुद्दीन थे वो उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन गए थे। हालांकि उन दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी था, पर अहमद जलालुद्दीन अब कलाम जी के दोस्त बन चुके थे। ही वॉज अबाउट 15 years older than I and used to call me आज़ाद। वो कहते हैं कि वो मेरे से 15 साल बड़े थे और वो मुझे आज़ाद बोल करके, आज़ाद का नाम दे करके बुलाया करते थे। We used to go for long walks together every evening। हम दोनों ही लंबी वॉक्स पर शाम के समय में एक साथ वॉक करने के लिए जाया करते थे। जलालुद्दीन एंड आई टॉक्ड मेनली ऑफ स्पिरिचुअल मैटर्स। जलालुद्दीन और मैं मेनली हम बातें किया करते थे धार्मिक चीज़ों के बारे में, यानी भगवान, अल्लाह, जो भी भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं या कुछ भी, उन सभी चीज़ों के बारे में वो बात किया करते थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ रामेश्वरम वॉज इट्स फ्लॉकिंग पिलग्रिम्स was conducive to such discussion। अब क्योंकि रामेश्वरम में हमेशा ही एटमॉस्फेयर कैसा रहता था, श्रद्धालुओं से भरा हुआ रहता था, तो मेनली इसी वजह से भी दोनों ही, जलालुद्दीन हो और जो कलाम जी थे, वो दोनों ही स्पिरिचुअल मैटर्स के बारे में बातें किया करते थे। आवर फर्स्ट हॉल्ट वुड बी एट द इम्पोजिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। वो बताते हैं कि हमारे दिन की जो सबसे पहला जो हॉल्ट होता था, हॉल्ट का मतलब हो गया जब वो कहीं पर रुकना, यानी उनका सबसे पहला जो स्टॉप होता था वो लॉर्ड शिव के टेम्पल में होता था। Circling around the temple with the same reverence as any pilgrim from a distant part of the country, we felt a flow of energy pass through us। वो बताते हैं कि जिस तरीके से जैसे सारे श्रद्धालु जो भी देश भर से दूर दूर से आते थे, ठीक है, मंदिर के बाहर की परिक्रमा लगाते थे, हम लोग भी इसी तरीके से मंदिर की परिक्रमा लगाते थे, और हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती थी, यानी शक्ति जो होती थी, वो पास ऑन होती थी, यानी वो भी जो एनर्जी होती है उसको फील कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती थी।
जलालुद्दीन schooling had been limited, principally because of his family's straitened circumstances. जो जलालुद्दीन थे वो बेचारे ज़्यादा स्कूलिंग नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो इतने ज़्यादा मनी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर पाएँ। Incidentally, at the time I speak of, he was the only person on the entire island who could write English. वो बताते हैं कि उस समय की मैं बात बताऊं तो जलालुद्दीन एक ऐसे सिर्फ इकलौते ऐसे इंसान थे पूरे उस आइलैंड में जो कि इंग्लिश लिख सकते थे। ही रोट लेटर्स फॉर ऑलमोस्ट एनीबडी इन नीड, बी दे लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन और अदरवाइज। सॉरी, वो बताते हैं कि वो लेटर्स जो थे वो जो जलालुद्दीन थे वो लेटर्स लिखा करते थे लगभग हर किसी के लिए, जिसको भी ज़रूरत है वो उनको लेटर्स लिख दिया करते थे, उन लोगों के लिए लेटर्स लिख देते थे, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन का लेटर ही क्यों ना हो, और दूसरे तरीके के लेटर्स भी, वो सब तरीके की मदद लोगों की करा करते थे। जलालुद्दीन ऑलवेज स्पोक टू मी अबाउट एजुकेटेड पीपल, ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मेडिकल साइंस। जलालुद्दीन हमेशा ही उन लोगों के बारे में बात करते थे जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ करते थे, चाहे वो आज के उस समय के ज़माने की जो लिटरेचर वर्क होता था उसके बारे में हो, या मेडिकल साइंस में किसको क्या अचीवमेंट मिले। यानी जलालुद्दीन मेनली पढ़ाई लिखाई की बातें अब्दुल कलाम जी से करा करते थे। इट वॉज ही हु मेड मी अवेयर ऑफ अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नैरो कन्फाइंस। वही एक लौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे अवेयर कराया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक साइंस फिक्शन की किताब है जिसको जो कि बहुत फेमस किताब थी उस ज़माने की, जो कि हम लोगों मतलब कलाम जी बताते हैं कि हमारी पहुंच से भी दूर थी। ठीक है, हम इतने छोटे से कोने के टुकड़े में रहते थे, रामेश्वरम के आइलैंड पे रहते थे, हमें इस बारे में पता भी नहीं था, पर जलालुद्दीन ने उन्हें उस वर्ड्स मतलब उस बुक से भी वाकिफ़ कराया था। इन दी हम्बल एनवायरन्स ऑफ माई बॉयहुड बुक्स वर अ स्कार्स कमोडिटी। वो बताते हैं कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जब मैं छोटा था तो उस समय पर जो किताबें हुआ करती थी वो एक बहुत कम होती थी। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास किताबें नहीं पाई जाती थीं। बाय लोकल स्टैंडर्ड्स हाउ एवर द पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ STR मनिकम अ फॉर्मर रिवोल्यूशनरी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट वॉज साइजेबल। बताते हैं कि उनके पास मेनली जो STR मनिकम थे उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी, जो कि मनिकम जो थे वो एक रिवॉल्यूशनरी थे, यानी उस समय पर आज़ादी वाला समय चल रहा था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला नहीं था। तो जो STR मनिकम थे उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी जो कि कलाम जी के लिए बहुत सफिशिएंट थी। He encouraged me to read all I could and I often visited his home to borrow books. वो बताते हैं कि जो STR मनिकम थे उन्होंने कलाम जी को इनकरेज किया था किताबें पढ़ने के लिए, और कितनी बार तो कलाम जी उनके घर भी जाया करते थे किताबों को बोरो करने के लिए उनसे। Another person who greatly influenced my boyhood was my first cousin Samsuddin. वो बताते हैं कि एक और पर्सन, अभी तक तो उन्होंने जलालुद्दीन के बारे में बताया था कि जलालुद्दीन जो थे वो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उसके अलावा उनके फर्स्ट कज़न जो थे जिनका नाम शमसुद्दीन था वो भी उनकी लाइफ के बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रहे थे। ही वॉज द सोल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। वो बताते हैं कि जो शमसुद्दीन थे वो डिस्ट्रीब्यूटर थे न्यूज़पेपर्स के रामेश्वरम एरिया में। The newspapers would arrive at रामेश्वरम स्टेशन by the morning train from पंबन। वो बताते हैं कि जो रामेश्वरम में जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो सुबह के वक्त ट्रेन के द्वारा आते थे पंबन से। Since reading the printed matter was beyond my capacity, I had to satisfy myself by glancing at the pictures in the newspaper before Samsuddin delivered them to his customers. वो बताते हैं कि जो प्रिंटेड मैटर होता था न्यूज़पेपर्स में वो उनके बियॉन्ड था।
ठीक है, यानी कि वो उस समय वो पढ़ नहीं सकते थे, तो इस वजह से भी वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स की जो फ़ोटोज़ होती थी उनको देख करके ही खुद को सेटिस्फाई कर लिया करते थे, जब तक शमसुद्दीन उन लोगों मतलब लोगों तक न्यूज़पेपर्स डिलीवर नहीं कर देते थे, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, फ़ोटोज़ देखा करते थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 when I was 8 years old। वो बताते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 में छिड़ा जब, तब कलाम जी 8 years के थे। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। वो बताते हैं कि कुछ रीज़न की वजह से, जो कि वो उस समय नहीं समझ पाए थे, अचानक से मार्केट में टैमरिंड यानी इमली, ठीक है, इमली की जो सीड्स होती हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। वो बताते हैं कि मैं क्योंकि अब टैमरिंड सीड्स की डिमांड बढ़ गई थी, तो उन्होंने भी सीड्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो बीज कलेक्ट करते थे और इसके बाद जो उनकी जो मॉस्क स्ट्रीट में जो प्रोविजनल शॉप थी वहाँ पर उनको जा कर के बेच दिया करते थे, और एक दिन में उनको 1 आना मिल जाया करता था। Soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। वो बताते हैं कि कुछ ही समय में भारत को भी फोर्सफुली अलाइड फोर्सेस में जुड़ना पड़ा, और इसकी वजह से जो स्टेट था वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। बताते हैं कि सबसे पहली जो कैजुअलिटी हुई थी वो क्या हुई थी, यानी सबसे पहली जो घटना हुई थी वो ये हुई थी कि जो रामेश्वरम जो कि स्टेशन हुआ करता था, जहाँ पर ट्रेन रुका करती थी, जहाँ से शमसुद्दीन न्यूज़पेपर इकट्ठा किया करता था, अब वो स्टॉप जो था वो ख़त्म कर दिया गया था। सस्पेंशन का मतलब होता है अब रामेश्वरम स्टेशन का जो स्टॉप था वो वहाँ पर अब ट्रेन नहीं रुकेगी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। अब जो ट्रेन थी, अब क्योंकि ट्रेन तो रुकती नहीं थी, तो जो न्यूज़पेपर्स थे उनके बंडल बना करके उनको चलती हुई ट्रेन से फेंका जाता था रामेश्वरम रोड में, और धानुषकोडी के बीच में जो सड़क थी वहाँ पर इन न्यूज़पेपर्स को फेंका जाता था। That forced Samsudeen to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। वो बताते हैं कि क्योंकि अब मूविंग ट्रेन से उन्हें न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने थे, जो चलती हुई ट्रेन से तो लोग बंडल्स फेंकते थे, अब क्योंकि भाई शमसुद्दीन को हेल्पिंग हैंड की मदद की ज़रूरत थी, तो नेचुरली कलाम जी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। और इस तरीके से शमसुद्दीन ने जब उन्हें काम पे रखा था कलाम जी को, उनकी वजह से ही कलाम जी अपनी पहली वेजेस जो थी, यानी पहली जो तनख्वाह थी, वो कमा पाए थे। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और आधी सेंचुरी यानी 50 साल बाद भी जब कलाम जी ने जब ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस समय पर वो बताते हैं कि 50 साल बीत चुके हैं इस बात को, और फिर भी आज भी मैं बहुत प्राइड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा अब खुद पर गर्व फील करता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना पहली बार इनकम अपनी कमाई थी। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister। बताते हैं कि मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी सीखी, सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, इसके अलावा मैंने अपने मदर से गुडनेस, जो सच्चाई है, ठीक है, जो सच्चाई में जो अच्छाई है वो मैंने सीखी। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा काइंड रहा लोगों के साथ, और सेम यही चीज़ मेरे 3 भाइयों ने और मेरी बहन ने, यही सेम चीज़ें जो थी वो अपने उनके मम्मी पापा से इनहेरिट करी थी। But it was the time I spent with Jalaluddin and Samsuddin that perhaps contributed most of the uniqueness of my childhood and made all the differences in my later life। वो कहते हैं कि पर जो उन्होंने समय अपने माँ बाप के साथ तो उन्होंने समय बिताया ही, पर उन्होंने जो समय शमसुद्दीन और जलालुद्दीन के साथ बिताया
उसकी वजह से उनके जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा यूनिक था, अनोखा बना, और उस चाइल्डहुड की वजह से ही उनके आगे आने वाली जो ज़िंदगी थी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया उनकी लाइफ में। द अनस्कूल्ड wisdom of Jalaluddin and Samsuddin was so intuitive that I can unhesitatingly attribute my subsequently manifested creativity to their company in my childhood। वो कहते हैं कि हालांकि जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के पास कोई शिक्षा नहीं थी, पर उनके जो विचारधाराएं थीं, ठीक है, उसकी वजह से ही आज मैं बिना किसी हिचकिचाहट के जो मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में आगे, उन लोगों की मौजूदगी की वजह से अपने चाइल्डहुड में, उन दोनों को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दे सकता हूँ मेरी लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस हो जाने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी और आप सभी ने APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वर द नेम्स ऑफ अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स? तो अब्दुल कलाम जी के पेरेंट्स का नाम क्या था? अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स वर जैनुलाब्दीन एंड आशी अम्मा। तो जैनुलाब्दीन उनके फादर का नाम था और आशी अम्मा उनके मदर का नाम था। व्हाट डज ही से अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ हिज फैमिली? कलाम जी अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में क्या बताते हैं? अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स हिज फैमिली एज coming from a middle class Tamil family with little formal education or wealth but possessing innate wisdom and generosity. His mother's lineage was more distinguished. वो बताते हैं कि जो अब्दुल कलाम जी के फादर थे वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास बहुत कम फॉर्मल एजुकेशन थी, उनके पास पैसा भी कम था, पर उनके पास जो विजडम थी और जनरोसिटी थी वो उनको जन्म से ही मिली थी। इसके अलावा इनके जो माँ थी वो एक डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी बहुत फेमस फैमिली से बिलोंग करती थी। व्हाट डज डॉक्टर कलाम रिकॉल एज वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? तो जो डॉक्टर कलाम थे वो अपने चाइल्डहुड की सबसे चमकदार उनकी मेमोरी क्या थी? सबसे चमकदार उनकी मेमोरी थी, वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड फॉर अब्दुल कलाम वॉज द डिस्कशन बिटवीन हिज फादर एंड द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स। तो उनकी जो विविड मेमोरी थी, जो उनके फादर, उनके दोस्त जो कि पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे, उन दोनों के बीच में जो स्पिरिचुअल मैटर्स पे जो भी बातचीत होती थी वो उनकी एक विविड मेमोरी थी। What does young Abdul's father tell him about the relevance of prayer? तो जब अब्दुल जी छोटे थे तो उनके फादर ने उनको प्रेयर्स के बारे में क्या बताया था, प्रार्थना के बारे में क्या बताया था? अब अब्दुल कलाम्स फादर एक्सप्लेन्ड दैट प्रेयर फैसिलिटेट्स अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट एंड ट्रांसेंडिंग फिजिकल डिफरेंसेस एंड कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स विद द कॉस्मोस। उनके फादर ने उन्हें प्रेयर का महत्व बताया था कि प्रेयर करने से जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है, वो ऊपर उठती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो फिज़िकल डिफरेंसेस होते हैं वो लोगों में ख़त्म हो जाते हैं और लोगों को जो ब्रह्मांड है, ठीक है, उससे कनेक्ट कराते हैं। What was the early morning routine followed by Abdul's father? तो उनके फादर का मॉर्निंग रूटीन क्या था? Abdul Kalam's father started his day at 4 a.m. walking to a coconut grove they owned about 4 miles from home, returning with coconuts for breakfast. वो बताते हैं कि कलाम जी के जो फादर थे वो 4 बजे उठते थे। उसके बाद वो उठ करके अपने कोकोनट के पेड़ों का जो उनका वो था बगीचा था वहाँ जाते थे, जो कि 4 किलोमीटर दूर था उनके घर से। फिर जब वो आते थे उसके बाद ही वो ब्रेकफास्ट करते थे। What was father's purpose in building a sailboat? How was it destroyed? तो उनके जो फादर थे उनका सेल बोट को बनाने का पर्पस क्या था और वो किस तरीके से तबाह हो गया था? Abdul Kalam's father built a wooden sailboat to transport pilgrims from Rameswaram to Dhanushkodi. It was destroyed by a cyclone along with part of the landmass of Sethugarai. वो बताते हैं कि कलाम के जो फादर थे वो वुडन सेल बोट बनाया था उन्होंने, जिससे कि वो श्रद्धालुओं को रामेश्वरम से धानुषकोडी तक ले जा सकें। इसके अलावा जो उनकी बोट थी वो जब साइक्लोन आया था तो उस समय पर डिस्ट्रॉय हो गई थी
और साथ में ही जो सेतु करई का जो लैंड मास था वो भी बह करके चला गया था पानी में। What impact did the conversations with अहमद जलालुद्दीन had on अब्दुल? तो जो अहमद जलालुद्दीन के साथ जो भी कन्वर्सेशन होती थी अब्दुल कलाम की, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था उनके जीवन में। कन्वर्सेशंस विद अहमद जलालुद्दीन broadened Abdul Kalam's world view and introduced him to spiritual and intellectual discussions। तो अब्दुल कलाम जी जो थे, जब उनका कन्वर्सेशन अहमद जलालुद्दीन के साथ होता था तो उनके कन्वर्सेशन की वजह से उनको दुनिया भर की चीज़ों के बारे में पता चला था। इसके अलावा उन्हें स्पिरिचुअल यानी जो भगवान से के बारे में जो बातचीत होती थी उसके बारे में भी वो उनसे डिस्कशंस करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उनकी लाइफ में। What work did शमसुद्दीन do? शमसुद्दीन क्या काम करते थे? शमसुद्दीन was अब्दुल कलाम्स फर्स्ट कज़न एंड द सोल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। तो जो शमसुद्दीन थे वो अब्दुल कलाम के फर्स्ट कज़न थे और रामेश्वरम में न्यूज़पेपर के सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे, यानी इकलौते डिस्ट्रीब्यूटर थे रामेश्वरम में। Which circumstances led to the young Abdul helping शमसुद्दीन in his work? तो क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो अब्दुल कलाम थे उनको बचपन में शमसुद्दीन के साथ काम करना पड़ा था। द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II लेड अब्दुल कलाम टू हेल्प शमसुद्दीन कैच न्यूज़पेपर बंडल्स थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो जो ट्रेन स्टेशन का जो स्टॉपेज था वो सस्पेंड हो गया था रामेश्वरम स्टेशन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर। तो ऑटोमेटिकली जो अब्दुल कलाम जी थे वो उन्होंने शमसुद्दीन की हेल्प करी थी न्यूज़पेपर के बंडल्स को कैच करने में, जो कि मूविंग ट्रेन से पकड़ते थे वो। नाउ कमिंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन स्टेटमेंट ओनली, यानी कि एक सेंटेंस में ही इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन वेयर अब्दुल कलाम वाज बॉर्न? तो अब्दुल कलाम जी कहाँ पैदा हुए थे, उस टाउन का क्या नाम था? अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम में पैदा हुए थे। इन व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड कलाम लिव? कलाम किस तरह के घर में रहते थे? कलाम लिव्ड इन अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस ऑन मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो कलाम लंबे पक्के घर में रहते थे, ठीक है, बड़े से पक्के घर में रहते थे जो कि मॉस्क स्ट्रीट में मौजूद था रामेश्वरम में। विच टेम्पल वॉज क्लोज टू कलाम्स हाउस? तो कौन सा जो टेम्पल था वो मौजूद था कलाम जी के घर के पास? तो द शिव टेम्पल वॉज क्लोज टू कलाम्स हाउस। शिव टेम्पल क्लोज था कलाम के घर के पास में। What was the name of the high priest of the temple? जो हाई प्रीस्ट थे उनका नाम क्या था? The high priest of the temple was पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। तो जो हाई प्रीस्ट थे मंदिर के उनका नाम था पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। What time did Kalam's father start his day? तो किस समय कलाम के फादर अपना समय जो होता था दिन का जो शुरुआत होती थी किस समय करते थे? तो 4 बजे शुरुआत करते थे। तो अब्दुल कलाम्स फादर स्टार्टेड हिज डे एट 4 AM। What purpose did the wooden sailboat serve? तो जो वुडन सेल थी उसका क्या पर्पस था, क्यों बनाई गई थी वो? The wooden sailboat was for transporting pilgrims from रामेश्वरम to दानेशकोडी। तो जो वुडन सेल बोट थी वो पिलग्रिम्स को लाने ले जाने के लिए बनाई गई थी जो कि रामेश्वरम से धनुषकोडी तक जाते थे। What did जलालुद्दीन्स इन्फ्लुएंस मेक द यंग बॉय रियलाइज? तो जलालुद्दीन जो थे उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो यंग बॉय थे उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ था? तो जलालुद्दीन्स इन्फ्लुएंस मेड यंग कलाम रियलाइज अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड हिज नैरो कन्फाइंस। उन्हें न्यू ब्रेव वर्ल्ड के बारे में पता चला था जो कि उनकी पहुंच से बहुत बाहर था। हाउ डिड यंग कलाम प्रोक्योर द बुक्स ही विश्ड टू रीड? तो जो कलाम थे वो किस तरीके से जो किताबें उन्हें पसंद होती थी वो कैसे उनको मिलती थी? तो अब्दुल कलाम प्रोक्योर्ड बुक्स फ्रॉम द पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ STR मनिकम। तो जो अब्दुल कलाम जी थे उनको जो किताबें होती थी वो STR मनिकम की पर्सनल लाइब्रेरी से मिल जाया करती थी। What did कलाम कलेक्ट एंड सेल व्हेन वर्ल्ड वॉर II ब्रोक आउट? तो कलाम जी ने क्या कलेक्ट किया था और क्या बेचते थे जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हुई थी? When World War II broke out, young कलाम collected and sold tamarind seeds। तो यंग कलाम जी इमली के जो बीज होते थे कलेक्ट करते थे और बेचते थे। Now coming to reference to
context. My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was the more distinguished. One of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. I was one of many children, a short boy with rather distinguished looks, born to tall and handsome parents. Pick instances which show that young Kalam's upbringing was a combination of austerity and large-heartedness. तो हमें स्टोरी से कुछ इंस्टेंसेस कलेक्ट करने हैं जिससे हमें यंग कलाम की अपब्रिंगिंग के बारे में हमें यंग कलाम जी की अपब्रिंगिंग के बारे में पता चल सके, ठीक है, और पता चल सके कि किस तरीके से वो इतने स्ट्रिक्ट थे और उनका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था. इंस्टेंसेस ऑफ ऑस्टेरिटी include his father's avoidance of inessential comforts, while large-heartedness is seen in his mother feeding more outsiders than family members. तो जो instances हैं यानी जो examples हैं स्टोरी से वो ये हैं कि जो उनके फादर थे वो ज़्यादातर जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती थी उनको अवॉइड करते थे, ठीक है, और जबकि उनकी जो माँ थी उनका दिल बड़ा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया करती थी, यानी बाहरी व्यक्तियों को खाना खिलाया करती थी. इतने तो मेंबर्स भी नहीं थे इनकी फैमिली में, उससे ज़्यादा लोगों को वो बाहर खाना खिलाया करती थी. Would you say that Kalam's father has a secular outlook? क्या आप कह सकते हैं कि जो कलाम के फादर थे वो सेकुलर थे? सेकुलर का मतलब होता है अदर रिलीजन्स में भी विश्वास रखना. Yes, Kalam's father had a secular outlook as evidenced by his close friendship with the high priest of the Hindu Shiv टेम्पल. तो हाँ, कलाम जी के जो फादर थे वो सेकुलर थे. ऐसा इसलिए पता चलता है हमें क्योंकि जो शिव टेम्पल के जो प्रीस्ट थे वो उनके क्लोज फ्रेंड थे. हाउ डिड कलाम्स फादर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर? जो कलाम के फादर थे उन्होंने प्रेयर की इम्पोर्टेंस को कैसे समझाया था? Kalam's father explained that prayer facilitates a communion of the spirit transcending physical differences. कलाम के फादर ने बताया था कि जो प्रेयर है इसकी वजह से हम ऊपर उठते हैं और जिसकी वजह से हम दुनिया के किसी भी जो फिज़िकल जो भेदभाव हैं उनसे हम ऊपर उठ चुके होते हैं. What according to Kalam's father is the importance of adversity in our life? तो कलाम के फादर जो थे उनके हिसाब से एडवर्सिटी इन आवर लाइफ्स क्यों ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू कलाम्स फादर एडवर्सिटी प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन. तो कोई भी मुसीबत अगर आती है तो कलाम जी के फादर के हिसाब से मुसीबत आने का मतलब है कि अब अपॉर्चुनिटी मिली है हमें अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करने का. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट. बट it was the time I spent with Jalaluddin and Samsuddin that perhaps contributed most of the uniqueness of my childhood and made all the differences in my later life. How did Jalaluddin became a good friend of young Kalam? तो जलालुद्दीन कैसे कलाम के दोस्त बने थे? जलालुद्दीन became a good friend of young कलाम through their walks and spiritual discussions. दोस्त बने थे क्योंकि वो शाम में टहलने जाते थे और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बातें करते थे. What was the chief subject of their conversation? तो उनके जो conversation था उसका main जो conversation का matter था वो क्या होता था? The chief subject of their conversation was spiritual matters. तो उनका जो सबसे chief subject होता था उनकी conversation का वो spiritual matters के बारे में होता था. How much education did Jalaluddin have? How did he utilize his knowledge of English? Jalaluddin had limited education, but he could write English and used this skill to help others by writing letters, applications, etc. तो जलालुद्दीन जो थे उन क्वेश्चन में पूछा है कि जलालुद्दीन के पास कितनी एजुकेशन थी और इन्होंने अपनी एजुकेशन का या उनके पास जो नॉलेज थी इंग्लिश की वो कैसे यूटिलाइज़ करते थे उसको. तो जलालुद्दीन जो थे उनकी एजुकेशन तो बहुत लिमिटेड थी, कम पढ़े लिखे थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था उनकी फैमिली के पास, पर वो इंग्लिश लिख लेते थे और उन्होंने इस स्किल को इस्तेमाल किया था लोगों के लेटर्स लिखने में, एप्लीकेशंस लिखने में. हु वाज शमसुद्दीन? हाउ डिड ही हेल्प कलाम अर्न हिज ओन मनी? तो शमसुद्दीन कौन थे और कलाम की मदद उन्होंने कैसे करी थी उनके खुद के पैसे कमाने में?
Samsudeen was Abdul Kalam's first cousin, the newspaper distributor. Young Kalam earned his first wages by helping Samsudeen catch the newspaper bundles from train and distribute them. Samsudeen कलाम के सबसे पहले कज़न थे, फर्स्ट कज़न थे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर थे न्यूज़पेपर के. यंग कलाम जो थे उन्होंने अपनी फ़र्स्ट वेजेस यानी पहली तनख्वाह कमाई थी शमसुद्दीन की मदद करके न्यूज़पेपर के बंडल्स को कैच करने में, जो कि चलती हुई ट्रेन से फेंके जाते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कराने में. नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, थिंक एंड आंसर. ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर. तो हमें अब्दुल कलाम के जो फादर हैं उनके जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में हमें बात करनी है, उनके बारे में बताना है कि उनका नेचर कैसा था, किस तरह का उनका कैरेक्टर था. अब्दुल कलाम्स फादर जैनुलब्दीन was a middle class man with a little formal education but proposed innate wisdom and generosity. He lived an austere life, avoiding inessential comforts. Despite disadvantages, he provided necessities and was an ideal helpmate to his wife. He maintained a routine of discipline, starting his day at 4 a.m. and emphasizing the importance of prayer and introspection. तो अब्दुल कलाम के जो फादर थे, जिनका नाम जैनुलब्दीन था, वो एक मिडिल क्लास आदमी थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है. उनके पास बहुत कम एजुकेशन थी, पर उनके पास विजडम और जनरॉसिटी कूट कूट करके भरी हुई थी. वो एक कठिन लाइफस्टाइल जीते थे, यानी कि वो जितनी भी कंफर्ट और लग्जरीज थी उन्हें अवॉइड करते थे, और इसके अलावा उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था. हालांकि इस चीज़ की वजह से डिसएडवांटेज तो बहुत थी, पर वो अपनी फैमिली को जो नेसेसिटीज़ थी, जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती थी, वो हरदम प्रोवाइड कराते थे. और वो एक हेल्पमेट थे, वो अपनी वाइफ के लिए एक आइडियल हेल्पमेट थे. उन्होंने अपना जो डिसिप्लिन था, सुबह 4 बजे उठने वाला, उसको मेंटेन करके रखा था, और वो एम्फसाइज करते थे प्रेयर की इम्पोर्टेंस को और उसके इंट्रोस्पेक्शंस को. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. Dr. Kalam's father had told him, adversity always presents opportunity for introspection. Do you agree? Can you think of any other people who have seen adversity and risen to great heights? अब जो अब्दुल कलाम के जो फादर थे, उन्होंने उनको बताया था कि एडवर्सिटी हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को लाती है इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए. क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? क्या आप किसी और को भी किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं जो कि एडवर्सिटी की वजह से ही वो ग्रेट हाइट्स तक उठ पाए थे? तो अब हम आंसर लिखेंगे इसका येस. एडवर्सिटी ऑफन प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड ग्रोथ. अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड नेल्सन मंडेला, who rose to great heights after facing adversity during apartheid, and Helen Keller, who overcame physical challenges to achieve the remarkable success. आंसर में लिखेंगे हाँ, हम एडवर्सिटी जो है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, इस पर हम बिलीव करते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो अदर एग्जांपल्स हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर पीपल, यानी और दूसरे लोगों के बारे में आप सोच सकते हो जिन्होंने मुसीबतों के बाद भी वो ग्रेट हाइट्स तक उठे थे. तो जो दूसरे लोग थे उनमें से सबसे पहला नाम हमें नेल्सन मंडेला जी का आता है, ठीक है, जो कि अपार्थाइड एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसमें जो काले लोग होते थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक कलर, ठीक है. तो उससे वो ऊपर उठे थे, अपार्थाइड मूवमेंट उन्होंने चलाया था. इसके अलावा हेलन केलर जो थी वो भी फिज़िकली चैलेंज थी, पर उन्होंने बहुत रिमार्केबल सक्सेस अपनी लाइफ में प्राप्त. वो जब 19 महीने की थी, 19 मंथ्स की थी, यानी 2 साल से भी छोटी थी, तब अचानक से वो बीमार पड़ी और उनकी जो आई साइट थी वो उन्होंने खो दी, ठीक है. उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, सुनने की क्षमता खो दी थी, देखने की क्षमता उन्होंने अपनी खो दी थी, और फिर भी वो ग्रेट हाइट्स तक पहुंची थी. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन था. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. इन योर ओपिनियन which influences of his childhood helped to make Dr. Kalam the greatest president of India? यानी कि क्वेश्चन में पूछा है आपके ओपिनियन में
किन लोगों की जो इन्फ्लुएंस थी जिसकी वजह से डॉक्टर कलाम जो थे इतने ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन पाए थे। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अब्दुल कलाम्स चाइल्डहुड, पर्टिकुलरली कन्वर्सेशंस विद जलालुद्दीन एंड शमसुद्दीन, contributed to his unique perspective and later manifested creativity. The blend of spiritual discussion, exposure to a broader world, and the influence of honest and disciplined value from his parents likely shaped him into the exceptional individual who became the president of India. यानी कि अब्दुल कलाम जी के जो लाइफ में बचपन में जो जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का जो रोल था, ठीक है, जिनकी वजह से वो अपने जीवन के आगे के जो उनकी जो सोच थी उसको मैनिफेस्ट कर पाए थे, ठीक है। इसके अलावा उनके अंदर जो स्पिरिचुअल डिस्कशंस जो उनके फ्रेंड के साथ होते थे, इसके अलावा बाहरी दुनिया के बारे में उन्हें जो जानने को मिला था वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इसके अलावा उन्हें अपने पेरेंट्स से ऑनेस्टी और डिसिप्लिन मिला था, जिसकी वजह से भी उनके अंदर एक इंडिविजुअल होने की, मतलब एक एक्सेप्शनल इंडिविजुअल होने की उसमें उनमें लाइफ में उन्हें डिसिप्लिन मिल गया था, ठीक है। इसी वजह से वो एक महान प्रेसिडेंट बन पाए थे भारत के। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।